एक गांव में कालिदास नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो लोहे बनाने का काम किया करता था। कोयले में लोहे को जलाकर हथौड़ा और चाकू बनाता था। उसकी पत्नी गीता एक लौता बेटा है सोचकर राखी को बड़ा लाड प्यार करती थी। एक दिन राखी गीता के पास आकर, माँ मुझे 2000 रुपए चाहिए, दोस्तों को पार्टी देना है। ठीक है कहकर पैसे लाने अंदर गई। कालिदास राखी से, कल ही तो 3000 लेकर गए ना, और वैसे भी किस खुशी में पार्टी दे रहे हो? राखी जवाब दे ही रहा था कि उससे पहले गीता आकर, वो कॉलेज में पढ़ रहा है जी, वो इस उम्र में नहीं पूछेगा तो किस उम्र में पूछेगा जी, वो इस उम्र में पार्टी नहीं करेगा तो कब करेगा। कहते हुए वो पैसे दी। राखी पैसे लेकर चला गया। देखो गीता, एक लौता बेटा है, उसे पैसे देकर बिगाड़ रही हो। मैं कितनी मेहनत से वो 2000 कमाता हूँ पता है? वो 1 मिनट में पूरे पैसे खर्च कर देगा। तुम माँ बेटे दोनों को पैसों की कीमत नहीं है। तुम्हारी ये मेहनत 20 साल से देख ही रही हूँ, कुछ नहीं बदला है। वही मेरे बेटे को देखिए, उसके सारे दोस्त अमीर है, उनके साथ रहकर वो महान इंसान बनेगा, देखते रहिए। वही तो मेरा डर है। अमीर लोगों की जिंदगी अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है। उनके साथ मिलकर हमारा बेटा आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरा बेटा खुश होना तो तुम देख नहीं पा रहे हो। देखो गीता, मेरी इच्छा यही है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। उसके लिए मेहनत करना ही एक मार्ग होता है। हमारा बेटा तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं करता, ना ही मेहनत करता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, फिर मैं साबित कर दूंगा कि जो कह रहा हूँ वो सच है। कहते हुए गीता से कुछ कहा। वो कुछ नहीं बोली। राखी का दोस्त विजय बहुत अमीर था। वो हमेशा पूरे शरीर पर सोना पहनकर ही घूमता रहता था। विजय रोज अपनी स्पोर्ट्स कार में राखी के घर आकर राखी को कार में बिठाकर कॉलेज लेकर जाता था। विजय के पिता प्रताप सिंह बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके बहुत सारे व्यापार थे। जल्दी राजनीति में जाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन विजय से, विजय, इस महीने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बिल कितना हुआ? लाख रुपए भी पार नहीं किया। ये बात किसी को पता चली तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ये लो, ये 50,000 लेकर जाओ, जैसे मर्जी वैसे खर्च करो। खत्म हो जाए तो बताना, फिर से दूंगा। क्यों डैड इतना खर्च करते हो? आप मुझे जो लास्ट वीक पैसे दिए मैंने वही अभी तक खर्च नहीं किया। देखो विजय, हम जितने पैसे खर्च करेंगे हमारी इज्जत उतनी ही बढ़ती जाएगी। लोग हमारे पैसों की वजह से ही हमारी इज्जत करते हैं। इसी उम्र में पैसे खर्च करना सीखना चाहिए। एक बार कमाना शुरू करोगे तो वक्त नहीं मिलता है। ऊपर से मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। आज जो हम पैसे खर्च करेंगे वही हमारा इज्जत है। वो तेरा दोस्त है ना, वो वही राखी, उसे हमेशा अपने पास ही रखो। कल मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उनके बस्ती के सारे वोट्स हमें ही मिलने चाहिए। आप इतना बोलने की जरूरत नहीं है डैड। उसे एक दिन होटल ले जाकर खाना खिलाओ तो बस कुत्तों की तरह मेरे आसपास घूमता रहता है। ये बात के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। कहकर चला गया। कॉलेज होती विजय के कार में राखी और कुछ दोस्त मिलकर अंधेरा हुआ जब तक शिकार कर रहे थे। विजय राखी को उसके घर के पास छोड़कर चले गया। राखी घर आते ही गीता को परेशान देखा। क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, हमें कल शाम तक अर्जेंट 50,000 रुपए चाहिए। तेरे पिताजी सेठ के पास उधारी ले रखे हैं। वो सेठ कल तक पैसों के साथ ब्याज नहीं भरे तो घर का सारा सामान उठाकर ले जाएंगे, यूं धमकी दे रहे हैं। अगर भर नहीं सकते हो तो ब्याज क्यों लिया? मैं अपने दोस्त विजय को पूछा तो बाएं हाथ से फेंकेगा। तुम फिक्र मत करो। अगले दिन राखी विजय के आते ही पूरी बात बताकर, देखो विजय, तुम हो इसी धैर्य से पैसे लेकर आऊंगा कहा। अगर तू 50,000 देगा तो वो पैसे ले जाकर उनके मुंह पर फेंकाऊंगा, फिर हम आपस में देख लेंगे। सॉरी राखी, कल ही मैं रोलेक्स वॉच खरीदा। कल अमेज़न पर आईफोन बुक करने वाला हूँ। ठीक समय पर मेरे पिताजी भी गाँव में नहीं है। तुम कुछ मत समझो, ओके? फिर राखी सारे अमीर दोस्तों के पास जाकर पैसे पूछा। किसी ने उसे पैसे नहीं दिए। राखी दुखी होकर घर आया। क्या हुआ बेटा, पैसे लाए? राखी सर झुकाकर, नहीं माँ, समय पर मेरे किसी दोस्त के पास पैसे नहीं थे। देखो राखी, तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे दोस्तों के पास पैसे नहीं है या उन्हें देना पसंद नहीं है? राखी ने सर झुका लिया। देखो राखी,
तुम्हारे दोस्त बहुत धनवान है, उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसे नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो ही हम महान बन सकते हैं। दोस्त हमारे साथ कुछ ही समय तक रहते हैं, जब सच में मुसीबत आता है हमारा मेहनत ही हमें बचाएगा। मैं लोहे का काम करता हूँ, इसीलिए तुमने हमेशा मुझे नीचा देखा। वो हमारा दादा परदादाओं ने हमें दिया है, उसमें नीचा सोचने वाली कोई बात नहीं है। तेरे सारे अमीर दोस्तों को तुझसे दोस्ती करने के लिए उनके कारण जरूर होंगे। मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगा। मुझे माफ कीजिए पिताजी, कल से मैं ऐसे पूरा टाइम दोस्तों के साथ घूमकर वेस्ट नहीं करूंगा। मैं भी आपकी मदद करूंगा, आपसे लोहा बनाने का काम सीखूंगा। 2 दिन राखी कॉलेज बस में गया। विजय अपने स्पोर्ट्स कार में राखी के घर आया। राखी घर के बाहर लोहे से कुछ बना रहा था। विजय राखी से, क्या हुआ राखी, 2 दिन से मेरे कार में नहीं बैठे, कॉलेज होते ही घर आ रहे हो और अब ये काम क्या कर रहे हो? मैं एक समय पर रैंक स्टूडेंट था, आजकल पढ़ाई पर इच्छा ही चली गई है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता का बिजनेस देखोगे, मैं अपने पिता का लोहे का काम सीख रहा हूँ। दोनों एक ही बात है ना। आज से मैं तुम लोगों के साथ ऐसे ही नहीं घूमूंगा, अच्छा रैंक लाने की सोच रहा हूँ। विजय वहाँ से चला गया। राखी में ये बदलाव देखकर कालिदास गीता बहुत खुश हुए। एक गांव में मनोज डिब्बू नाम के अच्छे दोस्त थे। मनोज के पिता श्रीकांत बहुत बड़े धनवान थे। उनके कमाए पैसे सारे घर के लॉकर में छुपाते थे। डिब्बू बहुत गरीब था और उनका परिवार गांव के बाहर रहने वाले सीमेंट के पाइप्स में जीते थे। मनोज हर दम डिब्बू को खराब और टूटे हुए खिलौने लाकर देता था, कभी कभी अपना टॉय कार, मोटर बाइक भी लाकर देता था। वो दोनों कार्टून्स के कपड़े पहनकर गांव में फिरते हुए खेलते रहते थे। खेलने के बाद मनोज उन्हें वापस घर ले जाता था। एक दिन मनोज डिब्बू से, सॉरी डिब्बू, तुम्हें नए खिलौने लाकर देने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मगर मेरे पिताजी बहुत कंजूस है। अगर घर में नए खिलौने नहीं दिखे तो वो चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए ये टूटे हुए खिलौनों को फेंक दूंगा कहकर तुम्हें लाकर दे रहा हूँ। तुम बहुत समझदार हो और तुम इन्हें रिपेयर करके इनसे खेलोगे कहकर मुझे पता है। तुम्हारे बारे में मुझे पता है मनोज, मैं तुम्हारे दिल को समझ सकता हूँ। तुम मुझे यूँ विवरण देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे हर दिन मिल रहे हो कहकर तुम्हारे पिता को पता ना चले, ये ध्यान रखो, वो बस है। डिब्बू उन खिलौनों को अच्छे से रिपेयर करता था और उन्हें बाकी के गरीब बच्चों में भी बांटता रहता था। एक दिन श्रीकांत मनोज से, रे कहाँ से आ रहे हो? वो पिताजी, मैं अपने दोस्त से खेल कर आ रहा हूँ। गांव के बाहर रहने वाला वो गरीब तुम्हारा दोस्त है ना? आज मुझे अपने पहचान के लोगों ने ही बताया है रे। उनके आगे शर्म के मारे मुझे सर झुकाना पड़ा था। पता है क्या, हम कहाँ और वह गरीब कहाँ? मैंने तुम्हें मेरे दोस्त के बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए कहा था ना। उस भिखारी से दोस्ती करने की क्या जरूरत थी रे? जरूरत नहीं है पिताजी, पसंद, वो मुझे पसंद है और मैं उसे बहुत पसंद हूँ, बस। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो तुम्हारे पैसों को देखकर तुमसे दोस्ती कर रहा है, बस उतनी सी बात है। पसंद दोस्ती ऐसे कुछ नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूँ, और एक बार तुम मुझसे मिलने की बात मुझे पता चला तो तुम्हें घर में ही बंद करके होम ट्यूशन पढ़ाऊंगा, खबरदार। तब तुम घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। मनोज तब सर झुकाया। उसकी माँ रूपा बहुत दुखी हुई। उस दिन से मनोज डिब्बू को मिलने नहीं गया और दूसरी तरफ डिब्बू उदास होकर मनोज की राह देखने लगा। एक दिन मनोज बिना पहिए के एक साइकिल को डिब्बू के पास लेकर आया और वहां पर रखा। डिब्बू खुशी से मनोज को झप्पी दिया। मनोज उसे जो बीता वो सब बताकर, डिब्बू, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ रे। अगर मैं तुम्हें हर दिन यूँ मिला तो मेरे पिताजी मुझे तुमसे जिंदगी भर दूर कर देंगे। कभी कभी ऐसे चोरी छुपे भी नहीं मिल पाएंगे। ये साइकिल के पहिए टूट गए हैं, ये बहुत दिनों से हमारे घर में पड़े हैं। पता चला है आजकल तुम कोई काम पर जा रहे हो, इसीलिए तुम इसे रिपेयर करवा कर इस्तेमाल करोगे सोचकर लाया हूँ। कहकर चुपचाप वहां से चला गया। डिब्बू बहुत दुखी हुआ। डिब्बू उस साइकिल को पहिए लगाकर उसे चलाने लगा। एक रात श्रीकांत के घर में चोर घुसे। वो चोर श्रीकांत के परिवार को बंदूक दिखाते हुए डराने लगे। एक चोर लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा था। बड़ा हथौड़ा लाकर मारने पर भी वो लॉकर नहीं टूट रहा था।
वो चोरों का नायक चौड़प्पन श्रीकांत से। रे, इस लॉकर को कैसे तैयार करवाए हो रे? टूट ही नहीं रहा है। ठीक है, उसकी चाबी मुझे दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। कहकर उन पर निशाना लगाया। नहीं नहीं, हमें मत मारो। कहकर मनोज से, मनोज, स्टोर रूम में तुम्हारी पुरानी साइकिल है ना, उसके सीट के नीचे लॉकर की चाबी है, जल्दी जाकर लेकर आओ। मनोज घबराते हुए, वो पिताजी, मैं वो साइकिल मेरे दोस्त को दिया है। रे, तुमने क्या किया है रे? मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो, हमारे जान को ही खतरा है। चोर जी, आप मेरे साथ आइए, हम दोनों मिलकर मेरे दोस्त के पास जाकर वो साइकिल को लेकर आएंगे। कोई गलती नहीं होगी, भरोसा कीजिए। ठीक है, किसी को शक ना हो, इसीलिए मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। रे, अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उन्हें टपका दो। मनोज और चौड़प्पन डिब्बू के रहने वाले सीमेंट के पाइप के पास गए। डिब्बू आश्चर्य होकर, ये क्या मनोज, इतने रात आए हो? वैसे ये कौन है? मुझे तुरंत मेरी साइकिल चाहिए, कुछ सवाल मत पूछना। डिब्बू तब कुछ बात करे बिना ही उन्हें साइकिल दे दिया। थोड़ी देर बाद चौड़प्पन चाबी से लॉकर खोला और बाकी के चोर उसमें से पैसों को निकालकर बोरियों में भरे। चौड़प्पन श्रीकांत के परिवार पर बंदूक निशाना करके, हमारे कुछ नियम है, हम जहाँ भी चोरी करते हैं वहाँ सबूत मिटाने के लिए सबको मार देते हैं, इसीलिए अभी तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। कहकर गोली चलाने ही वाला था कि इतने में डिब्बू पुलिस के साथ वहाँ पर आया। ड्रॉप द गन और आई विल शूट यू, कहकर बंदूक दिखाया। पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट करके ले गए। श्रीकांत को क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। मनोज डिब्बू से, डिब्बू, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था ना, कम से कम एक संकेत तक नहीं दिया, मगर मेरे घर में ये सब हो रहा है कहकर तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे तुम्हारे बारे में पता है रे, बिन बोले ही तुम दुखी हो या खुश हो, ये सब तुम्हारे सूरत देखते ही मैं पता कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर श्रीकांत के आंख भर आए। श्रीकांत मनोज से, मुझे माफ करो बेटा, इतने दिन मैं दोस्ती को पैसे और संपत्ति के नजरिए से देख रहा था। सच्ची दोस्ती क्या होती है आज मेरे आंखों के सामने देख रहा हूँ। मनोज, अब से डिब्बू तुम्हारा दोस्ती नहीं, मेरा बेटा जैसा है। मनोज डिब्बू बहुत खुश हुए। उस दिन से डिब्बू भी मनोज के साथ कार में स्कूल जाने लगा। डिब्बू को सरकार 15 लाख बहुमान देने के कारण उनका परिवार एक अच्छा सा घर बनाकर खुशी से जीने लगा।